हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी का आपका बंटी उपन्यास और इसमें हमने 10 लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। और 166 पेज हमने इसके पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो इससे पहले हमने 2 उपन्यास भी कंप्लीट कर लिए। एक तो तमस अपना कंप्लीट किया हुआ है और एक शेखर एक जीवनी को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। वो प्लेलिस्ट में ऐड है। ठीक है। और ये आपके ये उपन्यास है, ये यूजीसी नेट की यूनिट 6 है, उसमें आपको ये लगे हुए उपन्यास है। ठीक है। इनको हम कवर कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन इन उपन्यासों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो पहला लेक्चर होता है उसमें हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र है, गौण पात्र कौन से है, रचनाकार, ये सब हम पहले ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम इस उपन्यास को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ तो न घर उसका है न घर वाले उसके, न घर उसका है न घर वाले उसके हैं। आगे, मम्मी के कहने से क्या होता है क्या वह जानता नहीं, और जब कुछ भी उसका नहीं है तो डरेगा नहीं वह। लाख रोकने पर भी आंखें है कि छल छल हो रही है। अरे बंटी, तू यहाँ बैठा है, कपड़े नहीं बदलेगे? कपड़े नहीं बदले? मम्मी तेरे कपड़े पलंग पर रख गई है। जोत पहले तो मम्मी को आंटी जी कहती थी, अब मम्मी क्यों कहने लगी है? हूँ सर्दी रे। दोनों बाहों को कसकर छाती में चिपकाए अम्मी पंजों के बल उछलता हुआ पाया और बिस्तर में दुबक कर रजाई ओढ़ ली। बंटी ने बाथरूम में जाकर मुंह धोया धो लिया, पर पता नहीं क्या वह कभी भी जाया उसका अपना घर साथ साथ चलता था। बाथरूम, बाल्टी, नल आंख मीच कर भी अपने घर में जिस तरह चल सकता था, यहाँ आंख खोलकर भी उस तरह नहीं चल पा रहा है। चल अब अपनी अपनी रजोइयों में घुसकर कहानी कहेंगे। रजाइयों में घुसकर कहानी कहेंगे। मम्मी बता रही थी तुझे खूब खूब कहानियां आती है। मैं नहीं, मैं भी कहानी सुनाऊंगा बंटी भैया, राजा रानी वाली, प्यारियों वाली। पर बंटी ना बिस्तर में लेटा, न रजाई ओढ़ी, न ही उसने कहानी सुनाई। बस कंबल लपेटकर बैठे बैठे मम्मी की राह देखता रहा। अम्मी तो लेटते ही सो गया। जोत उससे स्कूल की बातें पूछती रही, चुटकुले सुनाती रही। स्कूल की बातों पर वह चुप रहा और चुटकुलों पर वह रोता रहा। थोड़ी देर में जोत भी लुढ़क गई। बंटी है कि ना उससे सोते बन रहा है ना जागते, बस रह रह कर आंखें छल छला जाती है। मम्मी के आते ही वह छिटक कर पलंग के नीचे उतर आया। अरे तू सोया नहीं बंटी बेटा? और यह क्या हुआ? कुछ भी गर्म नहीं पहन रखा और बिस्तर में से निकल आया, सर्दी नहीं लग जाएगी? बंटी दौड़कर मम्मी के पैरों में लिपट गया। मैं अकेला कैसे सोता हूँ, मुझे डर नहीं लगता? उंगली में गाड़ी की चाबी नचाते हुए डॉक्टर साहब आए। अरे तुम सोए नहीं बंटी बेटे, तुम चलो। और मम्मी उसे अपने से चिपकाए चिपकाए कमरे में ले आई। डर क्यों लगता है? जो तो और अम्मी नहीं सो रहे यहाँ? देख, अम्मी तो तुझसे भी छोटा है, उसे डर नहीं लगता और तुझे डर लगता है। मम्मी ने पूरे जूड़े में माला लपेट रखी है, और सुगंध है कि केवल माला में से ही नहीं, जैसे पूरे शरीर में फूटी पड़ रही है। मम्मी गई तो दूसरी तरह की थी और अब लौटी है तो एकदम ही दूसरी तरह की हो गई है। तू तो बहुत पागल है बेटे, सबके बीच में ही भी डरता है। पर उस कमरे में तो कोई नहीं था, मैं कैसे सोता अकेले? मुझे डर नहीं लगता वहाँ। ओ, मम्मी एक क्षण रुकी, फिर उसकी पीठ सहलाती बोली, नहीं बेटा, बच्चे लोगों का तो यही कमरा है, बच्चे लोग सब एक साथ सोएंगे। देखो ये लोग भी तो सो रहे हैं यहाँ। चल मैं तुझे सुलाती हूँ। और मम्मी ने बहुत प्यार से पकड़कर उसे पलंग पर लिटा दिया और रजाई ओढ़कर उढ़ाई और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। बंटी की आंखों में इतनी देर से तैयार तैयार हुआ वह नीले पर्दों वाला कमरा, जिसमें बंटी ने मन ही मन अपना पलंग भी तय कर लिया था, जैसे ढहकर गिर पड़ा। बंटी बेटा, पसंद आया तुम्हें यह कमरा? झूठ झूठ, मन में जैसे एक ज्वार उठ रहा है दुख का, गुस्से का। मन हो रहा है जाए उस कमरे में और एक चीज उठाकर फेंक दे, पर्दे फाड़ डाले, देखे कोई क्या कर लेता है उसका। मम्मी ने झुककर उसके गाल को चूमा तो उसने मम्मी का चेहरा झटक दिया। क्यों पागलपन कर रहा है बेटे? देख, ये दोनों भी तो है। मुझे तंग करने में, सबके बीच शर्मिंदा करने में तुझे खास ही सुख मिलने लगा है आजकल। हाँ मिलता है सुख, जरूर करूंगा शर्मिंदा। तुम नहीं कर रही हो मुझे शर्मिंदा। यहाँ दूसरों के घर लाकर पटक दिया,
अपना घर होगा। कोई नहीं है अपना घर, मैं नहीं रहता किसी के घर, पहले तो कमरा पसंद करो, फिर कितनी बातें हैं जो फूट पड़ रही है। बंटी चाहता भी है कि वह सब कह दे, कितने दिनों तो वह गए उसने कुछ कहा भी नहीं। आजकल तो वह सिर्फ सुनता है, मान लेता है, पर आज नहीं। लेकिन गला है कि पूरी तरह भींचा हुआ है, लगता है बोलना चाहेगा तो बस केवल हिचकी फूट कर रह जाएगी। नींद नहीं आ रही बेटा? बंटी को क्या बात है बेटे? डॉक्टर साहब तौलिया लटकाए दरवाजे पर खड़े पूछ रहे हैं। अभी सो जाएगा, नहीं जगह नई जगह है ना, शायद इसलिए। मम्मी शायद उसके जागते रहने की सफाई दे रही है। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। रूंधे हुए गले में बंटी ने किसी तरह से शब्द ठेल लिए। ऐसे मत कर बेटे, ऐसा नहीं करते ना, चल ऐसे करते ना, चल सो, मैं बैठी हूँ तेरे पास। मम्मी बैठी बैठी उसका सिर सहलाती रही, धीरे धीरे उसके गाल थपथपाती रही। बंटी आंखें मूंदे पड़ रहा। थोड़ी देर बाद धीरे से मम्मी उठी, एक बार चारों ओर से उसे अच्छी तरह ढका। खट, बत्ती बंद हुई तो बंद आंखों में मैला फैला अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया। बंटी ने आंखें खोल दी। सारी की सारी मम्मी अंधेरे में डूब गई। बस धीरे धीरे दूर होता उनका जोड़े का गजरा चमक रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मम्मी ने धीरे से आवाज दी, बंटी। बंटी चुप, सो गया? डॉक्टर साहब रात के कपड़े पहन आए थे। मम्मी ने धीरे से कहा। फिर दोनों उसी कमरे में चले गए और एक हल्की सी आवाज हुई, शायद दरवाजा बंद होने की। बंटी को लगा घर से चला था तो बीच रास्ते में आकर उसका अपना घर और बगीचा छूट गया था। यहाँ आकर मम्मी छूट गई। इतनी देर से दबा हुआ एक आवेग था जो दरवाजे के बंद होते ही फूट पड़ा। थोड़ी देर के बाद ही अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर साहब ने निकलकर बाहर के बरामदे की बत्ती बंद कर दी। सारा घर अंधेरे में डूब गया। बंटी के मन का दुख और गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने गया। केवल डर ही नहीं, एक आतंक। कैसी कैसी शक्लें उभरने लगी इस अंधेरे में। उसने कसकर आंखें मीच ली। तब अजीब बात है, बंद आंखों के सामने शक्लें और भी साफ हो गई। लपाती जीभ के राक्षस, उल्टे पंजे और सींगों वाला सफेद भूत, तीन आंखों वाली चूड़ेल, जादुई नगरी के नाचते हुए हड्डियों के ढांचे, सब उसके चारों ओर नाच रहे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे। उसकी सांस जहां की तहां रुक गई। मम्मी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मम्मी। सारी ताकत से बंटी चीख रहा है और दोनों हाथों में दरवाजा भड़बड़ा रहा है। दरवाजा खोलो मम्मी। आधी रात के सन्नाटे में बंटी की भींची हुई सी आवाज भी सारे घर में गूंज उठी। खटाक से दरवाजा खुला। कौन? बंटी। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? सर्दी में अकड़ा हुआ बंटी थर थर कांप रहा है। मम्मी ने जल्दी से उसे गोद में उठाकर छाती से चिपका ली। बंटी का सारा मुंह और आंसू, लार और नाक से सन गया। हिचकियों के मारे सांस नहीं ली जा रही है। मम्मी ने उसके चारों ओर कसकर शॉल लपेट लिया। मैं हूँ बंटी। मम्मी, क्या हो गया? मैं तेरे पास हूँ। क्या बात हो गई? गले तक रजाई ओढ़े ओढ़े ही डॉक्टर साहब ने पूछा। डर गया है शायद, मम्मी ने कहा, पर उसकी आवाज ऐसी सहमी हुई थी जैसे वे खुद डर गई हो। मम्मी उसे वैसे ही छाती से चिपकाए पलंग पर बैठ गई। उसकी पीठ सहलाती रही। मैं तेरे पास हूँ बेटे, मम्मी तेरे पास है। धीरे धीरे बंटी अपने में लौटने लगा। मम्मी की बाहों ने उन सबको भगा दिया जिनके बीच बंटी की सांसें रुकी हुई थी। और जब बंटी की हिचकियां थम गई, उसके शरीर में फिर गर्माई आ गई। तो मम्मी ने बंटी को धीरे से पलंग पर सुलाया। क्या हुआ बेटे, डर गया? तो पहली बार बंटी ने आंखें खोली। उसकी मम्मी उस पर झुकी हुई पूछ रही थी, उसकी अपनी मम्मी। एक बार मन हुआ मम्मी के गले में बाहें डालकर लिपट जाए, पर हाथ जहां के तहां जमे हुए, हाथ ही नहीं जैसे सारा शरीर जहां का तहां जम गया। केवल आंखें खुली है। वह गुटर गुटर देख रहा है मम्मी को, कमरे को, आसपास की चीजों को। हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ कमरा, कमरे की हर चीज। पहले भी कभी इस तरह डर जाया करता था। पता नहीं कहाँ से आ रही है डॉक्टर साहब की आवाज। नहीं, कभी नहीं डरा। शायद नई जगह थी, शायद कोई सपना देख रहा हो, उल्टा सीधी कहानियों जो पढ़ता है दुनिया भर की। मम्मी की आवाज में परेशानी थी, दुख था। पहले जब बंटी दूसरी दुनिया में था तो मम्मी का चेहरा, मम्मी की आवाज बहुत अपनी अपनी लग रही थी। अब वह पूरी तरह अपनी दुनिया में लौट आया तो नीली रोशनी में
नहाई मम्मी कमरा कमरे की हर चीज जैसे दूसरी दुनिया लगने लगी। दोपहर वाला कमरा जैसे कहीं से बिल्कुल ही बदल गया है। सब कुछ फिर बड़ा जादुई जादुई लगने लगा। फिर मन में डर समाने लगा, अजीब तरह का डर। बंटी ने आंखें मूंद ली, पर 2-4 मिनट के लिए देखा हुआ वह नीला रंग आंखों में ही आकर चिप गया। नीलम देश का क्या ऐसा ही होता है? थोड़ी देर मम्मी की थपकियां और फिर जैसे कहीं दूर से आती हुई आवाज, पर तुम जब समझते हो कहते हो तो मन जरूर थोड़ा हल्का हो जाता है। मैं जानती हूँ कि यह कुछ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब की नींद में डूबी हुई आवाज, सो गया? हाँ लगता तो है सो गया। फिर चुप, बंटी का मन हो रहा है आंखें खोल दे, एक बार फिर मम्मी का चेहरा देखकर आश्वस्त हो ले, पर नहीं, नीली रोशनी में डूबी हुई। सुनो, तुम उठकर कपड़े पहन लो, पता नहीं यह सवेरे जल्दी उठ जाए तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। अचानक आंखों के सामने कुछ काला काला तैर गया। मम्मी ने बत्ती बंद की और शायद बंटी ने धीरे से आंखें खोलकर देखा। नीली रोशनी गायब हो गई थी। खिड़की से छनक छनक छन कर आती हुई बहुत सी फीकी फीकी रोशनी में फिर सब कुछ पहचाना पहचाना लगने लगा, खासकर मम्मी का चेहरा। कहीं मम्मी उसे जागता हुआ ना देख ले। पलंग के एक सिरे से डॉक्टर साहब रजाई उतार कर उठे तो बंटी छम धम छी छी, यह क्या, इतना बड़ा आदमी एकदम नंग धड़ंग। बंटी की आंखें फटी की फटी रही पड़ रही है और मम्मी भी देख रही है। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? उसे जैसे मितली मितली सी आने लगी, पर आंखें है कि फिर भी बंद नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने कपड़े पहन लिए, फिर भी जैसे दिमाग में वही सब घूम रहा है। फिर मम्मी धीरे से उतरी और उसी रैक की ओर गई। उन्होंने भी अपना हाउस कोट उतारा तो बंटी भीतरी भीतर बह में थर थर कांपने लगा। ये उसी की मम्मी है। उसने आज तक कभी अपनी मम्मी को ऐसा नहीं देखा। उसकी मम्मी ऐसी हो ही नहीं सकती। यह क्या हो रहा है? छी छी, बेशरम बेशरम। उसका मन हुआ रजाई उतार फेंके और जोर से चीखे, पर वह चीख नहीं रहा। मन जाने कैसा कैसा हो रहा है। उसका थ्रिल भी है। उसके मन में जुगुस्सा भी, मम्मी के इस व्यवहार की शर्म भी, गुस्सा भी और जाने क्या क्या। सारे गुस्से, नाराजगी और दुख के बावजूद अभी तक मम्मी उसकी मम्मी थी। अब जाने क्या हो गई, पता नहीं। उसे कुछ भी नाम देना नहीं आ रहा है। बस इतना लग रहा है कि अभी तक मम्मी एकाएक ही जैसे कहीं से टूट फूट गई, चकनाचूर हो गई। सवेरे देर तक ही गहरी नींद भी बंटी के मन से मम्मी और डॉक्टर साहब का नंगा पन्ना उतार सकी। आंख खुली तो मम्मी और डॉक्टर साहब जा चुके थे, पर नीम अंधेरे में लिपटे हुए उनके नंगे शरीर जैसे वहीं लटके हुए थे। जो कुछ उसने रात में देखा वह सच था, ऐसा हो सकता है? एकाएक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वह शीशी, जादुई शीशी, और खट से ये शरीर उस शरीर से जाकर जुड़ गया। उसे अच्छी तरह याद है, कल तो यह शीशी यहाँ नहीं थी, फिर कैसे आ गई, कब आ गई? और और बंटी भैया, उसने तो जो जादू की शीशी सुंघाई तो सब राजकुमार का तो मगज ही फिर गया। वह अपने आप बाप को नहीं पहचाने, माँ को नहीं पहचाने, औरतों के और वह अपने को ही नहीं पहचानने। बंटी उछलकर भागा, बरामदा पार कर रहा था तो खाने के कमरे में मम्मी की आवाज आई, उठ गया बंटी, जल्दी कर बेटे, स्कूल को देर हो जाएगी। बंटी का मन हुआ 2 मिनट के लिए मम्मी के पास चला जाए, पर मम्मी नहीं। मम्मी उसे पहचानेगी कहाँ? चांटा ही मार दे तो। रात में मम्मी अपने को भी नहीं भूल गई थी। अम्मी और जोत तैयार हो गए। उन्हें देख कर ही जाने कैसी तसल्ली मिली। उसने जोत का हाथ पकड़ लिया। वह उससे बोलकर, उसे छूकर अपने मन का डर भगाना चाह रहा था। अभी अकेले में डर लगे तो जोर जोर से बोलकर ही कैसी राहत मिलती है। अपनी आवाज ही कैसा सहारा देती है। तू इतनी देर से उठता है बंटी? देर नहीं हो जाएगी? जा, बाथरूम में गर्म पानी रखा है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। जोत की बात, जोत की आवाज, जोत का चेहरा, सबसे उसे बड़ी तसल्ली मिल रही है। कल से ही
उसे ऐसा लग रहा है जब जब उसने जोत को देखा। जोत उसे हमेशा अच्छी लगी। जोत की तरफ देखते रहना भी उसे अच्छा लगता है। वह जल्दी से बाथरूम में घुस गया, पर जैसे ही दरवाजा बंद किया एक अजीब सा डर मन में सामने समाने लगा। उसने खाली सूसू की छू छू छीछू दबा गया और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। कम से कम बाहर वालों के चेहरे दिखते रहे। चेहरों का भी कैसा आश्वासन होता है। नाश्ते की मेज पर सब बैठे हैं। मम्मी टोस्ट में मक्खन लगाकर दे रही है। डॉक्टर साहब सफेद बुराक कपड़ों में ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी लॉन्ड्री में से निकल कर आए हो। वे खाते भी जाते हैं और बार बार नैपकिन से हाथ और होंठ भी पोंछते जाते हैं, पर बंटी है कि ध्यान ना खाने पीने की चीजों पर है, ना जोत और अम्मी की बातों पर। सामने बैठे टोस्ट कुतरते हुए डॉक्टर साहब एक क्षण को उसे कपड़ों में दिखाई देते हैं, तो एक क्षण नंगे, एकदम नंग धड़ंग। मक्खन लगाते लगाते चाय की घूंट लेती मम्मी ने भी मिनट मिनट में कपड़े उतर जाते हैं। एक बड़ा भारी सा रहस्य था जो उसके एकाएक ही पता लग गया। जैसे पहले बड़ा डर लगा था, फिर अजीब सी छिन छूटी और अब गुस्से और छिन के साथ साथ इच्छा हो रही है कि बार बार उसी दृश्य को देखे। और फिर तो जैसे अजीब स्थिति हो गई है। उसकी नहाने लगा तो अपने अंग को लेकर भी वैसी थ्रिल महसूस होने लगी। मन ही मन डॉक्टर साहब के साथ अपनी तुलना शुरू होगी। बड़ा होकर वह भी ऐसा ही हो जाएगा, वह सोच रहा है। डॉक्टर हाथ में लेकर देख रहा है और भीतर ही भीतर एक अजीब सी सिहरन हो रही है। पहली बार उसे लग रहा है जैसे वह है, उसके भी कुछ है। क्लास में टेबल के सामने खड़े होकर सर पढ़ा रहे और एकाएक बंटी के सामने सर के कपड़े उतर जाते हैं। एक अनंत सिलसिला जोत कभी अपने रूप में और कभी मम्मी के रूप में सामने आती है। वह उसके फ्राक में से झांकने की कोशिश करता है। मम्मी जैसा तो कहीं कुछ नहीं है, शायद बड़े होकर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा और फिर सब जगह वही वही। पर सांझ घिरने के साथ साथ सारी भावनाएं तो गायब हो गई। रह गई फिर एक अपराध भावना, कुछ बहुत ही गंदा काम करने की अपराध भावना। क्यों आई मम्मी यहाँ, क्यों लाई उसे? आज एक मिनट भी पढ़ने में मन लगा है उसका स्कूल में? अब किस तरह पढ़ेगा वह? उसने कसकर उंगलियों का क्रॉस बनाया। नहीं नहीं, वह अब कभी नहीं सोचेगा इन बातों को। कितना पाप चढ़ा होगा आज उस पर। क्या करे वह? जैसे अजीब सी असहायता घिर आई उसके चारों ओर, और रात आते ही यह अपराध भावना भय में बदलने लगी। पता नहीं किसका भय, कैसा भय, पर कुछ है जो उसे दबोचे जा रहा है। खाने की मेज पर बंटी, यह पुलाव तो लो बेटे, सलाद नहीं खाते? अरे यह तो बहुत फायदा करता है। तुम्हें क्या दे अम्मी? बंसीलाल, आलू की सब्जी। ये सारे वाक्य, बर्तनों की खड़खड़, चम्मच प्लेटों की टकराहट, आसपास बैठे लोग सब गड़ गड़मड़ होकर जैसे एक अंधेरे में डूबते जा रहे हैं, और अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी बगल में बैठी बंटी का सिर से सहला रही है। सो जा बेटे, मैं तेरे पास हूँ। आज बंसीलाल से कह दिया है, वह दरवाजे के पास बरामदे में ही सो जाएगा। बरामदे की बत्ती भी जली रहेगी। फिर अम्मी है, जोत है, राजा बेटा मेरा। बड़ी देर तक सिर सहलाने के बाद मम्मी गई। बत्ती बंद करके ही कमरे का सारा अंधेरा बंटी के मन में भर गया। भर ही नहीं गया, जैसे जम गया है। मन में आकर अंधेरा जम जाए तो कैसा लगता है, कोई जान सकता है? खट, मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद हुआ। बंटी की आंख के सामने चारों ओर नीली रोशनी फैल गई, और फिर उसकी उंगलियां कसकर एक दूसरे से लिपट गई। नहीं नहीं, रात भर बंटी किन किन लोगों के बीच भटकता रहा। सब अनजाने, अपरिचित चेहरे, अनदेखी जगह। वह कैसे आ गया यहाँ पर? ढेर सारे नंगे लोग बिल्कुल नंग धड़ंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर सू सू कर रहे हैं। वह भी नंगा होकर घूम रहा है। सू सू आई तो वह बड़ी खड़ा खड़ा करने लगा, वहीं खड़ा खड़ा करने लगा। सू सू है कि खत्म ही नहीं हो रही है। कितनी देर सारी सू सू की है उसने? यह क्या, सूसू से सारा बिस्तर भीगा हुआ है? एक क्षण को तो जैसे समझ में नहीं
ही नहीं आया कि क्या हो गया, और जब समझ में आया तो एक दूसरी तरह के भय ने जैसे जकड़ लिया। भय नहीं, शर्म, सबके बीच नंगे ही हो जाने जैसी शर्म। खिड़की के पार सवेरा होने के पहले वाली फीकी फीकी रोशनी फैल रही है। अब वह क्या करे? हाथ फेर कर देखा, सारा बिस्तर गीला है, सारे कपड़े गीले हैं। उठकर कहाँ जाए, कैसे कपड़े बदले? और बिस्तर सवेरा होते ही सबको मालूम हो जाएगा। जोत, अम्मी, डॉक्टर साहब, बंसीलाल क्या कहेंगे? सब लोग क्या सोचेंगे? शर्म, दुख, गुस्सा और फिर आंसू, ढेर ढेरे आंसू। अम्मी और जोत उठे हैं। जोत ने उसे आवाज भी दी, पर वह है कि सांस तक रोके पड़ा है। वह दोनों तो चले गए, पर वह कैसे उठे? बंटी, उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना। पर बंटी ज्यों का त्यों पड़ा रहा। वह नहीं उठेगा, आज भी नहीं, कल भी नहीं, सारी जिंदगी नहीं उठेगा। जैसे वह सो नहीं रहा है, बस बिस्तर में जम गया है। मम्मी के पास आकर रजाई उठाई तो उसने और कसकर आंखें मूंद ली। कोई ऐसा जादू नहीं हो सकता कि बिस्तर सहित गायब हो जाए। अरे यह क्या ओहो, गुड मॉर्निंग किड्स। दरवाजे पर डॉक्टर साहब की आवाज़ सारे कमरे में फैल गई। अम्मी जोत तो चले भी गए, उसे देखने के लिए ही तो आए हैं। मम्मी ने जल्दी से उस पर फिर रजाई डाल दी। तुम जरा उधर चलो, और फिर उसे गीले कपड़ों के साथ ही ऊपर से नीचे तक अपने शॉल में लपेट दिया। उसके गीले बिस्तर पर रजाई ढकती बंटी को कंपी छूट रही है। पता नहीं सर्दी से डर से मम्मी बचाएंगी, पर आखिर कितनी देर तक? अपने कमरे में लाकर मम्मी जल्दी जल्दी उसके कपड़े बदला रही है। चेहरे पर ढेर ढेर परेशानी है। सू सू करके नहीं सोया था बेटा? रात में आया था तो बंसीलाल को क्यों नहीं जगा दिया? बंसीलाल नौकर है, निकाह रखे। पर बंटी से कुछ नहीं बोला जा रहा है। मन का सारा भय और आवेश केवल हिचकियों में फूट पड़ रहा है। अब रो मत, रोता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे सब लोग? मैं किसी को पता भी नहीं लगने दूंगी। चुप हो जा एकदम। और ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर उसके बाल बनाने लगी तो फिर वही सीसी वह भीतर तक काम गया। नाश्ते की मेज पर बैठा तो उसकी नज़र नहीं उठ रही है। सब जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बोल भी रहे हैं, पर बंटी को लग रहा है कि जैसे अब सब चुप है और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उसी की ओर देख रहे हैं। जैसे सबको मालूम हो गया है कि उसने बिस्तर में सुसु कर दिया है। बिना देखे ही वह देख रहा है। मम्मी के चेहरे पर परेशानी है, डॉक्टर साहब के चेहरे पर उपेक्षा है, जोत के चेहरे पर दया, और अम्मी के चेहरे पर शैतानी चिढ़ाने वाला भाव। टोस्ट सेंक सेंक कर देता हुआ बंसीलाल मुस्कुरा रहा है कि देखो इतना बड़ा बच्चा, और बंटी, बस बंटी की ही है कि बेहद बेहद शर्मिंदा, अपनी ही नज़रों में गिरा, सबसे तुच्छ बना, जैसे तैसे। दूध के घूंट निगल रहा है, दूध से ज्यादा आंसू के घूंट निकल रहा है। मम्मी परेशान हो कर पूछ रही है, और हाथ में वही जादुई शीशी जो बिल्कुल खाली है। तुमने शीशी खोली थी जोत? नहीं मम्मी, मैं तो आपके कमरे में गई ही नहीं। अम्मी, तुमने तो नहीं गिराया बच्चे? नहीं। बिना मम्मी की ओर देखे बड़ी लापरवाही से उसने जवाब दिया। गिराया हो तो बता दो बेटे। गिराया ही नहीं हो, मान लो गलती से गिर गया हो तो बता दो। मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, हमने खोली ही नहीं शीशी, हम क्या सेंट लगाते हैं है बंटी? तुमसे गिरा है बेटे? नहीं। पर बंटी तो खुद लगा, जैसे अम्मी की तरह दबंग ढंग से वह नहीं कर सका, और ये मम्मी है कि उसे ही घूरे जा रही है। जोत और अम्मी को क्यों नहीं घूरती ऐसे? एक मैं ही तो हूँ फालतू। पर गुस्सा है कि टिक नहीं पा रहा है। एक डर है, कहीं यह सीसी ही नहीं बोलने लगे। मैं बताती हूँ असली चोर। कल जब पीछे के मैदान में उड़ेलकर ढेर सारी मिट्टी ऊपर से डालकर हाँफता हाँफता हुआ आया, तो ठीक सिनेमा के में देखे कार्टून फिल्म की तरह उस सीसी के हाथ पैर आंख नाक निकल आए थे, और वह बड़ी देर तक उसके आगे पीछे नाचती रही थी। कमाल है, सारी की सारी शीशियां उल्ट गई। कमरे में कहीं खुशबू का नाम तक नहीं है। तुम लोगों ने नहीं गिराई, बंसीलाल ने सफाई करते समय नहीं गिराई। गिरती तो सारा कमरा गमक जाता। कहाँ गया सारा सेंट? यह तो जैसे कोई जादू हो गया,
जादू शब्द से ही जैसे एक बार ऊपर से नीचे तक फिर से एक ससुरी सी दौड़ गई। बंटी ने दोनों हाथों से कसकर कुर्सी पकड़ ली। सेब करने के बाद तौलिए में मुंह को खूब जोर से रगड़ते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे छोड़ो, अब इतवार के दिन क्यों सवेरे सवेरे यहाँ पचड़ा लेकर बैठ गई हो। जो हुआ सो हुआ और मंगवा लेंगे। मंगवाने की बात नहीं है, पर आखिर जा कहाँ सकती है। मम्मी जैसे अपने से ही बोल रही है। स्वर में खींच और परेशानी है, चेहरे पर जैसे कोई गहरी चिंता उभर आई है। कहा ना, फॉरगेट अबाउट इट। डॉक्टर साहब ने मम्मी का कंधा थपथपा दिया। एक सेंट की शीशी ही तो उल्ट गई है, ना कोई दुनिया जहान तो नहीं उल्ट गया। तुम्हारी ही दी हुई चीज थी, बुरा नहीं लगेगा। सवेरे सवेरे मूड खराब हो गया हूँ तो इसलिए परेशान हो रही थी मम्मी, और उसके साथ भी वह की जगह एक संतोष जागा और एकाएक नजर मम्मी की जगमगाती हुई अंगूठी पर चली गई। यह भी डॉक्टर साहब ने ही पहनाई थी। शादी का सारा दृश्य फिर आंखों के सामने घूम गया। मन में फिर कहीं कुछ कुल बुलाने लगा। कोठी के दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर को 2 कमरे और एक बरामदा है। सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक डॉक्टर साहब यही रोगियों को देखते हैं। बरामदे के खंबे पर परिवार नियोजन का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। डॉक्टर की सलाह मानिए 2 या 3 बच्चे बस। बंटी बरामदे के एक कोने में बस्ते के ऊपर बैठा हुआ बस की राह देख रहा है। बरामदे की बेंच रोगियों से भरी है। 2 एक जमीन पर भी बैठे हैं। बंटी बड़े कौतूहल से उन्हें देख रहा है। कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हैं। यहाँ से बंटी को भी वे भी दिखाई दे रहे हैं। शायद रोगी बारी बारी से अंदर जाते हैं। कैसे देखा जाता है रोगियों को, कैसे पता चल जाता है कि किसको क्या बीमारी है नहीं है। हालत तो बच्चे मत पैदा करो भाई। इस देश के लोगों को तो 3 भी नहीं, कुल दो बच्चे पैदा करने चाहिए। खाने की कमी, कपड़े की कमी, जगह की कमी, नौकरियों की कमी। पौ बंटी बस्ता लेकर भागा। क्यों रे बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? क्यों आऊँगा गाड़ी में? घर से निकलो और सीधे स्कूल पहुँच जाओ। ना किसी से बोल सको ना कुछ। बस में कितना मजा रहता है। गाड़ी में तो मैं शाम को घूमता हूँ। पर भीतर से कोई बोल रहा है, झूठ झूठ नहीं बेटे, बच्चे लोग यहाँ सोएंगे। एक कमरा उभरता और ढह जाता, फिर एक कमरे में जैसे तैसे ठूंसा हुआ सामान, अपने घर का सामान। उदास उदास सा और उतना ही उदास सा बंटी उसे उस सामान के बीच खड़ा दिखाई देता है। कहीं कोई और कुछ ना पूछे इसलिए बंटी बाहर सड़क की ओर देखने लगता है। अचानक फूफी की याद आ गई। झूठ बोलने से भगवान के घर बड़ी कड़ी सजा मिलती है। बंटी भैया, चोरी करने से पाप लगता है। वह कितना झूठ बोलने लगा है आजकल। सब गंदे गंदे काम करता है, गंदी गंदी बातें सोचता है। क्या होगा अब उसका? ड्राइंग की क्लास हो रही है। सब ने बोर्ड पर एक बोतल और एक प्लेट प्याला खींच दिया। बनाओ अपनी अपनी कॉपियों में। क्लास में शोर होने लगा। कोई किसी से रबड़ मांग रहा है तो कोई किसी से शार्पनर। कुछ लड़कों के बीच क्रॉस जीरो वाला खेल शुरू हो गया। चुप चुप करो। थोड़ी थोड़ी देर बाद सर सारे पीरियड तक किसी तरह चिल्लाएंगे। बताओ, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली। बोर्ड पर प्लेट प्याले की जगह मम्मी का चेहरा घूमने लगता है। वह क्या समझता नहीं? मम्मी उसी पर शक कर रही है। करे उसका क्या जाता है, उससे कहकर देखें। फिर बोर्ड पर बनी बोतल एकाएक डॉक्टर साहब की टांगों के बीच में आकर उल्टी लटक गई। छी छी। फिर वही सब बातें। उसने मन ही मन प्रॉमिस किया था कि वह अब कभी ऐसी गंदी बात नहीं सोचेगा, पर बात है फिर भी मन में आ ही जाती। उसने उंगलियों का क्रॉस बनाया। अब कभी नहीं, अब कभी नहीं। भूगोल की क्लास चल रही है। गंगा की यात्रा, गंगा हिंदुओं की पवित्रता और हिंदू की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यह हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक
ग्लेशियर से निकलती है। पर स्केल से बोर्ड पर लटके मैप में गंगोत्री दिखा रहे हैं सर। पहाड़ी मार्ग में ही इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नामक नदियां आकर मिलती है, तो इसकी धारा मोटी और गति तेज हो जाती है। हरिद्वार पर आकर इसका मैदानी मार्ग शुरू हो जाता है। हरिद्वार हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। और सर ने स्केल से नक्शे में हरिद्वार दिखा दिया, पर नक्शे के हरिद्वार से बंटी के मन में हरिद्वार की कोई तस्वीर नहीं उभरती है। गंगा तो आगे चली जाती है, पर बंटी के मन में हरिद्वार ही अटक कर रह जाता है। नदी के किनारे कोई जगह है, पता नहीं कौन सी, पर वही फूफी आंखें मूंदे माला फेर रही है। बंटी झपट कर माला छीन लेता है। फूफी चिल्ला रही है, अरे बंटी भैया, पाप लगेगा, पूजा में विघ्न डालते हो, कैसे पापी हो। और बंटी आंखें मूंद कर माला फेरने लगता है, जो जो से बोलकर, धर्मी करे धर्म, फल पापी के होए। फूफी उसके पीछे दौड़ती है। वह माला पानी में फेंकने लगता है कि अचानक माला शीशी में बदल जाती है। वह खड़ा खड़ा शीशी में से पानी में कुछ उल्ट रहा है। बताओ, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली। लोगों को ऐसा विश्वास है कि संगम में नहाकर सारे पाप धुल जाते हैं। संगम कैसे जाया जाता होगा, वहां भी एक बार जरूर जाएगा। बंटी का पाप भी जरूर धुल जाएगा। बंगाल में आकर उसका नाम हुगली हो जाता है। कलकत्ता इसके किनारे एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। कलकत्ता और ढेर सारे बंदरों के बीच उसे पाप का चेहरा दिखाई देने लगता है। पापा का चेहरा दिखाई देने लगता है। पापा के तरह तरह के चेहरे। कितनी बार उसने सोचा, वहां पापा को चिट्ठी नहीं लिखी। अच्छा, पापा ही लिख देते। उन्हें क्या मालूम नहीं कि मम्मी उसे लेकर दूसरे घर में आ गई है। वकील चाचा भी कितने दिनों से नहीं आए। अच्छा अरूप, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है। बंटी खड़ा हो गया। गंगा, नक्शा, हरिद्वार, फूफी, बंदर, पापा, संगम, जाने कितने नाम है, जाने कितने चेहरे हैं कि भीड़ सी लग जाती है। सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है, एक के ऊपर एक, और पता नहीं लगता कि गंगा कहाँ से निकलती। बंटी स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में ही मिली। अम्मी जोत नहीं लौटे थे। मम्मी अकेले ही थी। बंटी की को अच्छा लगा। अकेली मम्मी हो तो घर में अपना लगने लगता है। तुम आज कॉलेज नहीं गई मम्मी? नहीं बेटे, सब सामान जमाना था, इसलिए 2 दिन की छुट्टी ले ली। मम्मी ने बंटी के हाथ से बस्ता ले लिया। कमरे में आया तो देखा जोत की और अम्मी की अलमारी के बगल में एक और लंबी सी अलमारी खड़ी है। देख बंटी, तेरी ये अलमारी लगवा दी है। दोनों खानों में तेरे कपड़े और 2 में तेरे खिलौने। अब ठीक से रखना अपनी अलमारी को। मम्मी इस समय कैसी लग रही है? टिट्टू की अम्मा काम करते हुए जैसी लगती थी वैसी ही। बंटी ने अलमारी खोली। दवाइयों की बदबू का एक भभक्का सा उड़ कर आया। यह क्या, इनमें कैसी दवाई की सी बदबू आ रही है? बंटी छिटक कर पीछे हट गया। कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर साहब की दवाइयों की अलमारी मैंने तेरे लिए खाली करवा ली, जो 4 दिन में यह महक उड़ जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी अलमारी। घर का सारा आलतू फालतू सामान मेरे लिए, अपने लिए कैसा बढ़िया कमरा, कैसे बढ़िया अलमारी। मम्मी एकदम पलट कर खड़ी होगी। एक क्षण बंटी का चेहरा देखती रही, फिर पास आकर दोनों हाथ पकड़े और खींच कर पलंग पर बैठ गई। क्या कह रहा है? यह आलतू फालतू सामान है। पता है डॉक्टर साहब की कितने काम की थी यह अलमारी? मैंने खास तौर से तेरे लिए खाली करवाई, और तू है कि तो क्यों खाली करवाई? ये दे दो डॉक्टर साहब की अलमारी उन्हें। बंटी और मम्मी एकटक उसका चेहरा देख रहे। बंटी और मम्मी एकटक उसका चेहरा देख रही है। क्या है उसके चेहरे पर जो उसे ऐसे देख रही है? एक बात कहूं बेटे, मानेगा?
अब बंटी की आंखें मम्मी के चेहरे पर टिक गई। तू डॉक्टर साहब को पापा क्यों नहीं कहता? बंटी चुप, आंखों के आगे कहीं अपने पापा की तस्वीर तैर गई। बोल, कहेगा ना अब से? नहीं। क्यों? मेरे पापा तो कलकत्ते में हैं। मम्मी एक क्षण चुप, चेहरा कहीं हल्के से सख्त हो आया। ठीक है, पर जोत और अम्मी भी तो मुझे मम्मी कहते हैं। उनकी मम्मी मर गई है इसलिए कहते हैं, मैं क्यों कहूँ? मम्मी उसे देखती रही और वह भी मम्मी को देखता रहा, एकटक, बिना नजर हटाए, बिना झिझके। इतने में पोर्टिको में कार के रुकने की आवाज आई तो मम्मी बंटी के हाथ छोड़कर उठ पड़ी। ठीक है बंटी, जो तेरे समझ में आए कर। स्वर में सख्ती नहीं थी, गुस्सा नहीं थी, गुस्सा भी नहीं था, शायद दुख था। जोत और अम्मी अपना अपना वस्ता उठाए गाड़ी से उतरे। बंटी तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? यह वाक्य कहीं से मन में कौंधा और डूब गया। आ गए तुम लोग, चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। देखो बंटी को भी रोक रखा था अभी तक। हाँ बंटी तो है ही फालतू। अभी ये लोग लोग घंटा भर और नहीं आते तो तुम और रोके रखती बंटी को। बंटी को भूख थोड़े ही लगती है। मन ही मन सोच रहा, अरे बंटी भैया तुम पहले कुछ खा लो, सवेरे के गए हो, तुम्हें भूख नहीं लगती? हमारा तो क्या, हमारा तो यहाँ भी कल पता रहता है। तुम्हारे मारे उसे फूफी याद आ जाती है। मम्मी मेज लगाती हुई कैसी लग रही हो? वहां तो बस एकदम प्रिंसिपल बनी रहती थी। यह लंबूतरी अलमारी बंटी भैया की है। वही हनुमान वाले लाल कपड़े पहन आया। अम्मी लंबूतरी कबूतरी बंदर कहीं का, ऐसी फालतू सी चीज उसे दे दी है तो मजाक नहीं उड़ाएगा सब लोग, उड़ाएंगे सब लोग। खाने की मेज पर बैठे बैठे कि कॉलेज का माली आ गया। जमीन तक झुककर सलाम किया। नमस्ते बंटी भैया, कैसे हो? हाथ जोड़े जोड़े ही उसने पूछा तो बंटी उछल कर माली के पास आ खड़ा हुआ। माली दादा, कैसा है मेरा बगीचा? तुम ठीक से पानी तो देते हो ना? उस पीले गुलाब की कलियां खिल गई। कितनी बातें उसे पूछनी है। माली क्या आया जैसे उसके साथ बंटी का घर चला आया है, बंटी का बगीचा चला आया। एक के बाद एक फूलों के नाम लिए जा रहा था बंटी, और उत्साह है कि जैसे मन में समा नहीं रहा है। माली, अब उससे भी अच्छा बगीचा यहाँ लगाओ बंटी के लिए। पहले यहाँ की सफाई करके खाद बाद डाल दो, फिर जो गमले और पौधे ज्यों के त्यों आ सके उन्हें वैसे ही ले आना। बाकी एकदम नहीं आएंगे पौधे। मेरे बगीचे को हाथ नहीं लगाएगा कोई। मैं अभी से यह कह देता हूँ माली दादा, तुम बिल्कुल नहीं छूना। स्वर में आवेश भी है और आदेश भी है। यह उसके अधिकार की सीमा है। तुमने कमरा नहीं दिया, लंबूतरी अलमारी लगा दी। बहुत चाहने पर भी वह जैसे कुछ बोल ही नहीं सका। पर उसका बगीचा, माली की गिज 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 गिजी आंखों में जैसे कुछ तैरने लगा। इसे बनाए ना तू अपना बगीचा। मम्मी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे मुनहार की। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह मेरा बगीचा। बीज और कलम लगा लगा कर बनाओ अपना बगीचा तो पता लगेगा कैसे बनता है बगीचा। ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। अपने बोए सींचे पौधों में ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा। जहाँ एक बार लगा वहां से उखाड़ नहीं जाता। और फिर थरथराते गले से बोला, तुम एक बार आकर देख जाना बंटी भैया, तुम्हारे बगीचे को तो मैंने जान से भी ज्यादा रखता हूँ। बंटी माली के हाथ में झूम गया। माली के हाथ को छूकर लग रहा है जैसे वह अपना बगीचा छू रहा है, उस पर हाथ फेर रहा है। कल परसों वह किसी दिन जरूर जाएगा।
मम्मी जब तक बताती रही कि यहाँ क्या क्या करना होगा, बंटी वैसे ही उसके हाथ पर झूलता रहा। जब माली जाने लगा तो उसे गेट तक छोड़ने गया। कल फिर आना माली दादा, रोज आया करना। और जब तक माली दिखता रहा बंटी उधर ही देखता रहा। बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो एक महाभारत छिड़ गया। अम्मी अपने मेज पर से बंटी की किताबें उठा उठा कर फेंक रहा है, चिल्ला रहा है, किसने हटाई मेरी किताबें यहाँ से? यह मेरी मेज है, किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी मेज। ए अम्मी क्या पागलपन कर रहा है? मम्मी ने तेरी किताबें मेरी मेज पर रख दी है, यहाँ बैठकर पढ़ ले। पर जोत अम्मी को रोकती रोकती इतने में बंटी गुस्सा और ले और फेंक मेरी किताबें और फेंक और अम्मी की किताबें हवा में कलाबाजी खाती हुई जमीन पर लौट गई। और फिर दोनों गुंथ गए। गुस्से मुक्के बंटी ने खींच खींच कर 2 थप्पड़ जड़े तो अम्मी जोर से चीखा और बंटी की बाह पर दांत भरकर काट लिया। मार डाला रे! मम्मी दौड़ी हुई आई और यह क्या हो रहा है? उन्होंने झपट कर दोनों को अलग किया। बिना कुछ किए ही जोत एक और को अपराधी सी खड़ी हो गई। मैं मारूंगा इसको, मारूंगा, देखो क्या किया है इसने। और गुस्से में कांपते हुए बंटी ने अपनी बाह आगे कर दी तो दो दांत मांस के भीतर तक गड़ गए थे और खून छलक आया था। अम्मी यह क्या किया तूने? इस तरह काटते हैं बड़े भैया को? मम्मी ने बहुत सख्त आवाज में कहा। अम्मी रोता जा रहा है और घुर घुर कर बंटी को देखता जा रहा है। बस हो गया डांटना, लगाती ना थप्पड़। अभी वह ऐसे काट लेता तो बंसीलाल अम्मी को बाहर ले गया तो मम्मी ने बहुत प्यार से बंटी को बाह में भर लिया। चल टीचर लगा देती हूँ। नहीं लगाना मुझे टीचर, मुझे कुछ नहीं करवाना है। पता नहीं उसकी आवाज में गुस्सा था या दुख कि मम्मी की आंखें छलछला आई। चल बेटे, शाम को डॉक्टर साहब से डांट पड़वाऊंगी अम्मी को। हाँ, डॉक्टर साहब से डांट पड़वाओगी, जैसे खुद नहीं डांट सकती ना। और बंटी हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसने टीचर भी नहीं लगवाया। उस रात बंटी ने खाना भी नहीं खाया। डॉक्टर साहब ने अम्मी को डांटा, कान खींचा। बंटी को प्यार किया, समझाया कि 2 दिन बाद ही तुम्हारे मेज बनकर आया आ जाया जाएगी, एकदम नई और इन सब से बढ़िया। पर बंटी अपने पलंग पर से हिला तक नहीं। तुम तो बहुत जिद्दी हो यार। डॉक्टर साहब लौट गए और जाने कैसे पापा आकर बैठ गए। तुम हमारे साथ कलकत्ते चलोगी? बंटी खूब झुमाएंगे घुमाएंगे फिराएं घुमाएंगे फिराएंगे। वह कल ही पापा को चिट्ठी लिखेगा। बंटी बस के लिए खड़ा है। रोज की तरह डॉक्टर साहब रोगियों को देख रहे हैं पर वह किसी की भी तरफ नहीं देख रहा है। रात वाला गुस्सा अभी भी भरा है मन में। सवेरे उसने किसी से बात नहीं की। अब वह किसी से नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। सामने लगे लाल तिकोन को घुर घुर कर देख रहा बंटी। डॉक्टर साहब के शब्द तय जाते हैं इस देश में तो 3 भी नहीं, बस 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। ठीक है, तो तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बंटी। अब तू कार में क्यों नहीं आता यार? अम्मी और जोत की अलमारियां यहाँ, लंबूतरी अलमारी बंटी भैया की है। अम्मी और जोत की मेज किसी को नहीं दूंगा मैं, अपनी मेज यहाँ मेरी है। अपना अपना बस्ता लिए कार में बैठे हुए अम्मी और जोत सर से घुस जाते। ड्राइवर जाओ डॉक्टर साहब को ले आओ, ड्राइवर जाओ कॉलेज से मेम साहब को ले आओ। बस फालतू बंटी बस के लिए खड़ा है। तो यहीं तक पढ़ते हैं आज के सेशन में। बाकी इसके आगे हम कल नेक्स्ट पार्ट में से कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।